धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ पे मेरे दोस्तों, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। इसने मुझे 6 महीने तक नींद के गोले में सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। नंबर मार्क की तारीख में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था, तो ये मत समझता कि मुझे डर गया मैं। आप तमाम पत्रकार भाइयों का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म किया हमने, और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ अजीब दादा बवाब के लोगों ने जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं, गाड़ी का निशान लेके नजीब मुल्ला जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें पत्रकारों को, हमारे शहरवासियों को, इलेक्शन को देखते हुए, जो कि मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि वो इतनी झूठी बातें भी करेंगे। तो हमें ऐसा लगा कि जो सच है वो आपके सामने रखना जरूरी है, और जो आवाम है वो आवाम के सामने ये बात जाना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बातों को रखूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्लाइडर हाउस के ताल्लुक से कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें शहीद अब्दुल गनी खान और एहतशाम फिरोज खान के नाम पे कल बहुत सारी बातें बेबुनियादी की थी, झूठ की थी। उसका खुलासा देने के लिए हमने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मित्तल के जितने बिल्डर्स हैं, मैं भी इत्तेफाक से बिल्डर हूं, शादी भाई भी बिल्डर है, हम लोग के साथ में क्या क्या परेशानियां हुई है, 6 महीने तक किस तरीके से हमको परेशान किया गया है, इसका खुलासा भी करूंगा और शादी भाई भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लाइडर के रिलेटेड हमारे जो सुवर्णा घोष, जो हमारी आर्किटेक्ट है, उनके साथ जो उनके असिस्टेंट हैं मोइन देसाई साहब, वो अपनी बातों को पहले आपके बीच में स्लाइडर हाउस के रिलेटेड वो रखेंगे, फिर मैं बात करता हूँ। बंद हेलो सर, ये जो स्लॉटर हाउस है ना, वो स्लॉटर हाउस में एयर पॉलिसी की गई। कंडीशन ये थी कि पीएमसी के पास 150 करोड़ नहीं था कि ये स्लॉटर हाउस बना सके। तो अवार्ड तक में आए जमीन भाई को लेके कि ये पॉलिसी पे अवेलेबिलिटी होती है क्या। तो अवेलेबिलिटी के लिए हमने एप्लीकेशन किया है कि अगर हम करेंगे तो हम ये कंडीशंस पे करके देंगे। उसमें कंडीशंस में पूरी स्लॉटर हाउस पूरी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज दिया जाएगा, जिसके अंदर बेसमेंट दिया जाएगा आपको 2000 भैंस प्लस बकरा, दोनों चीजों को रखने के लिए। उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा, उसका जितना वेस्टेज है उसको खाद के लिए यूज किया जाए। उसके अंदर वो जो रहेगी 2 मंजिलों की रहेगी विद 2 मशीनरी, इसमें ऑफिसेस बनेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा रैंप दिया जाएगा कि अगर आप अपना बकरा लेके जाते हो तो आप ये मेजरमेंट्स पे से खड़े रह के देख सकते हो क्या है आप ही का कट रहा है कि नहीं। इसके अंदर दूसरा टैंक जो वाटर प्यूरिफाइंग के लिए यूज होगा, उसको वो 10 लाख लीटर का टैंक है जो आपको स्लॉटर हाउस में बना के देना है। वो सब चीजें की कंडीशंस में है। प्लस ये पूरी रिपोर्ट जो हमने कॉर्पोरेशन में जमा की है,
ये रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल्स दिया गया है कि कैसा कैसा हम पूरा वेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, पूरा क्लियरिफिकेशन करके देंगे। ये पूरा स्लॉटर हाउस का प्लान भी है, मंजूर भी है। ये लेआउट प्लान टीएमसी में जमा करके पूरा मंजूर किया। ये लेआउट प्लान हमने पूरा मंजूर करके दिया है, जिसके अंदर पूरा डिटेल वर्क भी हो चुका है। शमीम भाई, इस पूरे मामले में कल उनका एक आरोप था रिजर्वेशन के प्लॉट को लेकर के। उनका सुनिए ना शमीम भाई सुनिए, उनका क्या कहना है कि ये जमीन जो है ना रिजर्व प्लॉट है और उसमें से आप जो है 60% जो है वो कमर्शियल अपने लिए सेल के लिए यूज कर रहे और 40% में स्लॉटर हाउस दे रहे, ऐसा उनका आरोप था। मैं तमाम पत्रकार भाइयों को अभी फिलहाल हमारे आर्किटेक्ट की तरफ से बहुत सारी बातें आपको बताई गई प्लान के साथ में। आज 30 साल से मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्लॉट है रेगुलेशन के मुंब्रा शहर के अंदर, ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने सुना था कि बहुत चतुर चालाक जानकार आदमी है, लेकिन कल जब उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना था। वो चतुर चालाक नहीं है, उनका काम है कि किस तरीके से सामने वाले को बदनाम करो, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहेगा उसको तुम्हारे बदनाम करने से वो हमको बदनाम नहीं कर सकते। 30 साल पहले मैं पूछता हूं उनके साथ में, मैं नजीब मुल्ला जी से पूछता हूं मीडिया के माध्यम से, इस 30 साल से मुमरा थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो जमीनें रिजर्वेशन के प्लॉट्स थे, उन्होंने वो इतने दिनों तक, इतने सालों तक उनको डॉक्टर जितेंद्र साहब ने अपोजिशन लीडर बना के रखा, गठ नेता बना के रखा, उन्होंने हमारे शहर को क्यों नहीं दिलाया? ये मेरा सवाल नंबर 1। नंबर 2, आज खरड़ी गांव के अंदर जब आप जाते हैं तालाब के बाजू में, वहां पे भी स्लाइडर हाउस की लैंड है, जिसको आपने अभी जो डीपी चेंज हुआ है उसके अंदर स्लाइडर हाउस की जगह को चेंज करा करके वहां पे आरजोन करवा दिया। आप ही के लोग हैं, वो आप ही के लोग हैं, नाम के साथ जानता हूं मैं, ज्यादा बोलोगे तो सब सुनूंगा। और आरजोन कराने के लिए क्या क्या किया है आपने, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाऊंगा उन लोगों को भी आपके सामने, इन्होंने आरजोन कराने के लिए क्या क्या सौदेबाजी की है। तीसरी बात, रफीक कामदार साहब, रिजर्वेशन के बारे में बातें बहुत सारी हुई, हम सुनते रहे, लेकिन मैं मेरे शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि 30 साल के पहले रिजर्वेशन प्लॉट या मित्तल की जिस लेआउट की बात करते हो, मित्तल के लेआउट की बात करता हूं जहां का मैं खुद बिल्डर हूं, पान रिवेलिया का, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। पान रिवेलिया का प्लॉट हमने पूरी गवर्नमेंट की वैल्यू देकर के उसको परचेस किया है। नजीब मुल्ला जी, आपको अभ्यासु कहा जाता है, लेकिन आप अभ्यासु नहीं हो। आप पहले एग्रीमेंट को चेक करो, भरता एग्रीमेंट मत दिखाओ जाकर के पत्रकार भाइयों को। वो एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी जमीन अगर गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से, रफीक कामदार साहब, जो मार्केट की वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से उसका कन्वेंस होता है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई यहाँ की वैल्यू 8,65,000 रुपए है, यहाँ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उस जमीन का हमारी कंपनी उसका ओनर है, उसकी मालिक है। डॉक्टर जितेंद्र साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो एआर पॉलिसी के हिसाब से आप उसको अगर करोगे तो शहर को इसका ये फायदा मिलेगा, ये डेवलपमेंट मिलेगा। हमारी कंपनी ने उस जमीन को खरीद के 5 साल हो गया, हमने कल नहीं खरीदा उसको, हमने 5 साल पहले उसको परचेस किया था। हाँ, कन्वेंस 2 साल के पहले हुआ, कोई भी डील डायरेक्ट कन्वेंस नहीं होती है,
आदमी टोकन देता है, पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पेमेंट क्लियर करता है, तब वो कन्विंस होता है। पूरी कीमत दिया है हमने उस जमीन की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हमारे नेता भी है और वो शहर की भलाई के लिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पे ये पॉलिसी के तहत ये काम हो। तो वहां पे दो बस डिपो की बात करते हैं। मैं टीएमटी मेंबर था, मुझे अवाड साहब ने टीएमटी मेंबर बनाया था। मेरा भी एक सपना था कि मेरे शहर को एक टीएमटी बस डिपो मिले। हमने साहब से बोला टीएमटी बस डिपो का काम हो गया, सीसी मैंने इसके पहले पीसी में आपको दिखा दिया। उसके बाद वो हॉकर्स मार्केट की बात तो झूठी कर रहे थे कि शहर को हॉकर्स मार्केट नहीं मिली। आपने लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, कोई चमचेदान में बोले होंगे, आपने सुन करके बोल दिया होगा। आप पहले सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हॉकर्स मार्केट का फोटो दिखाया, सीसी दिखाया रफीक कामदार साहब। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको अधिकार देता हूं मेरे को रोक देना हो, या आप ये गलत बोलते हो। हमने हॉकर्स मार्केट की सीसी दिखाई, हमने बस डिपो की सीसी दिखाई, हमने ड्रामा थिएटर की सीसी दिखाई, हमने स्कूल कॉलेज की सीसी दिखाई, हमने उस अर्जी जमीन की जहां आप राजनीति कर रहे थे हमने उसकी भी सीसी दिखाई। और वो अर्जी गार्डन के रिलेटेड साहब ने एमसीए में बात भी कर लिया है और वो काम भी हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गई बात एआर पॉलिसी की, और हम एआर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है हम जो लैंड देते हैं, हमारी जो जगह है, हम उस जमीन के पूरे मालिक हैं, ओनर्स है। हमने कोई थाने महानगर पालिका से 1 रुपए जमीन के बदले में नहीं लिया। हमको बना करके वो सब देना है। वो सब बना के देने के लिए कम से कम 300 से 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो भी हमको करना है। वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी। नजीब मुल्ला जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी, हमको बढ़ा के देना है। ये हो गई बात एआर पॉलिसी की। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। स्लाइडर हाउस का मैं आपको बड़ा आपको दिखा रहा हूं और ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखा रहा हूं। कल रफीक कामदार साहब आज जब उनसे पूछ रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कह रहे थे सुल्तान रिजवी साहब कि शायद कोई शमीम अब्दुल गनी खान तो फोटो क्लियर नहीं दिखता है, शायद वही होंगे, क्योंकि आपके पास सही चीज थी ही नहीं। सही चीज है ये 7/12 मेरे और पप्पू एहतशाम खान और हमारे कंपनी के नाम पे नजीब मुल्ला जी, ये जमीन हम इसके मालिक हैं। हमने जमीन परचेस किया है। हमने फॉरेस्ट की जमीन का कोई 7/12 अपने नाम पे नहीं किया है। हमने लैंड जो मालिकी लैंड होती है उस लैंड के ऊपर ये काम करना हमने काम किया है। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। जब ये जमीन हमने लिया मित्तल नरोत्तम नगर से रफीक कामदार की सुनी, उसके बाद हमको जितेंद्र अवाड साहब ने कहा इसको भी लेके 4 साल हो गया, आप झूठ बोलते हो, 4 महीना पहले लिया। हाँ रजिस्ट्रेशन आगे पीछे होता है, डेट का आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। 4 साल बाद जाके वो पेमेंट हमने अदा कर पाई है। और ये जगह रिजर्वेशन प्लॉट था और है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। शमीम भाई लेकिन आपका ही नाम लेंगे, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपके एक बात कर ये जमीन के ऊपर जितेंद्र अवाड साहब ने कहा यहां पे स्लाइडर हाउस बनना चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट के असिस्टेंट ने आपको सब दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, सब दिखा दिया। इसके लिए जो कहते हैं कि 60 और 40 125 करोड़ रुपए लगता है इसके लिए। थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं है। बैठे हैं शाही प्रधान साहब, ये अपोजिशन लीडर ये भी रह चुके हैं। थाने महानगर पालिका के पास इसकी फंडिंग नहीं होती है, वो मजबूर होती है, गटर नाले काम ठीक से कर नहीं पाती है। तो वो पैसा 125 करोड़ रुपए का स्लाइडर हाउस कैसे बनता? हमारे शहर के लिए बेहतरीन G+2 का स्लाइडर हाउस बना के देने का प्लान किया हम लोगों ने। हमारा प्लान है और उसके तहत अगर वो पैसे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कॉर्पोरेशन नहीं दे सकती है, तो बिल्डर को एआर पॉलिसी बिठा करके उस काम को करके स्लाइडर हाउस बना करके देने की ऐसे हवा बात नहीं होती है, उसका एग्रीमेंट होता है। आप जाओ बहुत जाते हो 4 माले के ऊपर जमीन की फाइल उठाने के लिए,
जाओ यही चेक करके आ जाओ चार माले पे कि फला ऑफिसर के पास जहां जाते हो पूछ करके आओ, एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसीलिए कह रहा हूं आप अभ्यासु नहीं हो, आप जाके चेक करके आओ। आपने, और मैं कहना चाहता हूं यहां से लेकर पूना, मैं पूना कम से कम 25 टाइम गया हूं, 25 टाइम्स मुझे साहब ने भेजा है। जाओ जाकर के उसका फ्लावर हाउस का काम करके आओ। सैयद अली असरफ भाई साहब ने मेरे को 50 बार फोन किया है, शमीम भाई फ्लावर हाउस बनना चाहिए, करके लो करके लो करके लो। उसका पूरा प्लान किया है। हमारा मकसद बिल्डिंग बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले है स्लाइडर हाउस बनाने का। लेकिन अगर हम स्लाइडर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमको फंडिंग लगती है। नजीमुल्ला जी, तो क्या अजीत दादा पवार साहब फंडिंग देने वाले थे क्या? जो आपने मुझे कहा था कि मैं फंडिंग दूंगा, शमीम खान तुम फंडिंग ले लो स्लाइडर हाउस बनाने के लिए, आपकी गवर्नमेंट थी, अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम थे, आपको बोलना चाहिए था एक बार। आपने तो वो काम किया है हमारे शहर के लिए, हमारे कसाई बहादुरी के लिए, जो काम डॉक्टर जितेंद्र साहब, सैयद अली असरफ भाई साहब ने पहल किया, आपने उसको ब्रेक लगाया है। आपने जाकर के हमारे स्लाइडर हाउस की फाइल को सीएम साहब से मिलकर के स्टॉप कराया। जो बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी जितेंद्र आवाज साहब को लेकर के, जितेंद्र आवाज साहब सीएम साहब के घर पे गए थे मिलने के लिए। जितेंद्र आवाज साहब जाकर के सीएम साहब को हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि पहली बार आया हूं तो आप सीएम बने हैं, सीएम साहब दोस्ती का वास्ता देके कहता हूं आप ये स्लाइडर हाउस सेंक्शन कर दो। जितेंद्र आवाज साहब इसके लिए गए थे। आज बोलता हूं मैं आपके माध्यम से, इस तरीके का आप जो हमारे शहरवासियों को, और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, एक टाइमिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो थाने महानगर पालिका शहर विकास एआर पॉलिसी के तहत, वो चाहे एआर पॉलिसी का हमारा प्राइवेट एरिया हो चाहे हमारा स्लाइडर हाउस हो, ये वो लेती है और उसके तहत हमें काम करके देना होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हम अगर ये स्लाइडर हाउस का काम कंप्लीट होता है नजीमुल्ला जी, तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए ये पैसा अगर अजीत दादा पवार साहब दिए होते, उनकी सरकार थी, तो शायद ये हम 125 करोड़ रुपए लाने के लिए हम थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं थी। इसके लिए हमने एआर पॉलिसी का प्लान किया था, लेकिन आपने ये भी बंद करा दिया। हम चोरी से काम नहीं करते, हम बिल्डरों को धमका करके डायरी में नाम नहीं लिखवाते। नजीमुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मेहनत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, सनी भाई आप भोपाल से बिलोंग करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त टोकन बिरादरी के हैं, बहुत सारे दोस्त यहां से लेकर सऊदी अरब तक है। कल बहुत सारे दोस्त मेरे अकबर भाई, असलम भाई दुबई से कल के टोकन जमात के प्रोग्राम में शामिल थे, मेरे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, लेकिन साहब मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूं। इन्होंने किसी से कहा ये भैया आया है मुमरा में, ये भैया की छुट्टी निकालूंगा, ये भैया को यूपी रिटर्न दे दूंगा। नजीमुल्ला जी, बांटो मत टोकन बिरादरी के अंदर और उत्तर भारतीय समाज के अंदर, हम सब भाई भाई हैं। हम जब मुमरा में आए ना, तो हमको यही टोकन बिरादरी के भाई लोगों ने हमको आज भले उनके साथ में है, लेकिन इन्हीं लोगों को एक दो लोग साथ में होंगे, एक दो लोग साथ खड़े, एक दो लोग साथ में उनके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको कल मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की। लेकिन आप कहते हो ये भैया को मैं यूपी भेजूंगा, ये भैया को मैं ईडी में डालूंगा, ये भैया को मैं वाक्य लगा दूंगा। इसलिए कहते हो कि मैं जितेंद्र अवार्ड का लॉयलिस्ट था, लॉयलिस्ट हूं, लॉयलिस्ट रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह जिस तरीके से तुमको जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक बाप बनकर के एक बेटे के लिए काम किया है, अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे भाई, छोटा भाई मान करके मेरे कंधे पर रख के हमेशा मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं उसको वार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है। मेरा मुंह मत खुलाओ, वरना खुलने भी जाऊंगा तो कहानी पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शाम भाई मैं बिजनेस मैन भी हूं। मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब, मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को जाकर पालता हूं। तो मुझे दुबई से वोट करवाते, तुम मुझे बाद में
करने की कोशिश करते हो। आज बोलते हुए मैं 6 महीने 30 की गोली का सोया हूं, उसका जिम्मेदार नसीब भूल जाए साहब। मैं कभी बोला नहीं आज तक आपको, मेरे को दुबई से फोन करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन शमीम खान के खून में गद्दाफी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्तों, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुन्ना होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसमें मुझे 6 महीने तक नींद को मैंने सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुन्ना होगा। मैं अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूं, जमीन मर गया, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता, किसने मारा उसको, लेकिन परमार की तारीख में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे में लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था। तो ये मत समझता कि मुझे डर गया मैं, ये मत समझता कि मुझसे मैं डर गया। तूने मेरे पार्टनर को धमकाने की कोशिश किया, तूने सालू बदाम को भी धमकाने की कोशिश किया। तूने तेरा लेटर है, ये लेटर है तुम्हारा, ये बताओ आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है। मेरे हर प्रोजेक्ट पर लेटर डालता है, ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं गांव भेजूंगा। अरे तुम मुझे गांव क्या भेजेगा? अगर मुझे जाना लिखा होगा मेरे मुकद्दर में तो 50 रुपए लेके आया था, चला जाऊंगा खाली हाथ। लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो उसने जुर्म किया मेरे साथ आपने सुना। अभी शानू में भी बताएंगे, कल मैं सुन रहा था दाऊद चौधरी साहब भी डायमंड हाल में कुछ ऐसे ही कह रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, अब मैं माइक शानू भाई को देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब ने उनकी तकलीफ सब बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो 6 महीने से किस मामले किस हालात से गुजरे। उमरा कोसा के बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ दी गई, और मैं कई बार शमीम भाई के पास जाता था, शमीम भाई बताते थे कि मेरी वाइफ बहुत टेंशन में रहती थी, शानू भाई ऐसी तकलीफ है, मेरी बीवी, मेरी वालदा, उनकी वालदा भी ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में हालात हो रहे, लेटर दिया जा रहा है, जो कंप्लेंट दी जाती है, ये मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू सर्वे किया जा रहा है, रुका दिया जाएगा काम। तो मैंने शमीम भाई को बोला हूं, शमीम भाई ये आपके ऊपर लेटर नहीं दिया गया, ये पुराना कारोबार है लोग का, ये गैंग ही है जो सबके लिए लेटर है। और मित्र में जितने भी लोग के लिए लेटर डाला उन सबके साथ डॉक्टर जितेंद्र अवाड जी और मैं और हमारी पूरी टीम, शमीम भाई तो बहुत नजदीकी हमारे बड़े भाई है, जो हमारे पास आते नहीं है ना, जो हमारे पास आते नहीं है उनकी बात करता हूं। वो चाहे किसी भी पक्ष के हो, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी पार्टी के, उनकी रोशनी का मामला हो, आप आके हमको बताइए, हम लोग इंशाअल्लाह ताला ईट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि ये मालूम नहीं इनको क्लस्टर गानों के नाम पे डीआर लेना क्या क्या मामला है, पूरी महापालिका को मालूम, मुझे भी मालूम है।
पूरा एक ड्रॉ भर के फाइल और लेटर, अभी फुर्सत मिलेगी तो बहुत बता दूंगा प्रूफ के साथ, और किस किस के साथ बैठते हैं वो भी बता दूंगा। मामला ये है कि आप ये जो मित्तर के ऊपर कंप्लेंट मारते हो ना, ये खाली शमीम भाई या कोई शानू खान या कोई जितेंद्र अवार्ड प्रोजेक्ट एआर काम कर से, बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसा मालूम, मेरे तक जहां तक जानकारी है वहां पे कई हजार परिवारों का घर चलता है, कई हजार, और उसमें 90% मुसलमान है, कितने, और 40% कोकनी, 90% मुसलमान, 40% कोकनी लोग काम करें। तो मैं ये पूछ सवाल है कि क्या इसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? आपने क्या बीजेपी आरएसएस की मानसिकता ढाली है कि मुसलमानों के घर तोड़ेंगे, उनको कारोबार से बेदखल करेंगे, उनके पैसे और लेके उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करा के उनको डराएंगे, या तो पार्टी में लिया जाएगा, या तो जेल में लिया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा? ऐसा पॉलिसी याद रखिए, कुरान फरमा रहा है इन्ना माल उसके उसरा, इन्ना माल उसके उसरा, हर परेशानी के बाद राहत है। तो हम लोग याद रखते, हम अल्लाह के साथ पे यकीन रखते हैं, हर परेशानी के बाद राहत है। लेकिन आप भी जो कारोबार करते हो, आपके कारोबार के ऊपर, ये तो जितेंद्र अवार्ड जी का बड़ापन है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बड़ा लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी महाराष्ट्र ही देश के चंद लीडरों में थे, जो कभी इनके काम में टांग अड़ाया नहीं। जिस तरीके से ये एनसीपी के लोगों को, शरद पवार बैठ के लोगों को डरा के धमका के अपने पास बुला रहे ना, अगर आवाज तक इस काम में लग जाए ना, तो एक आदमी भी नहीं दिखेगा, एक आदमी। कई लोग हमको फोन कर रहे हैं, हमें आना है, हमारी ये मांगे, हमारी वो मांगे, लेकिन हमारा मशवरा होता है नहीं, जो जिसके साथ है उसके साथ रहेंगे, चुनाव में हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूं, अगर अपोजिशन अवार्ड साहब के सामने लड़ रही है और अच्छे वोट ले रही है, मुझे कोई चिंता नहीं। पूछिए क्यों? हेल्दी अपोजिशन हमेशा रहना चाहिए, लेकिन आप मुझे तो अपोजिशन के लायक का काम नहीं दिख रहा है। जो हालात हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी बता रहे कि जो तकलीफ में 6 महीने से रहे, जो हालात से गुजरे, उस हिसाब से अपोजिशन लोग काम नहीं करते। ये अपोजिशन का काम नहीं, अपोजिशन काम जो करता है वो आपके किए हुए काम के ऊपर खामियां निकालता है और उससे अच्छे काम करता है। आपने महानगर पालिका का इतिहास है कि आपके सबकी लेटर लोगों के पेट पे ला, तेरी बिल्डिंग तोड़ा दूंगा। नासिर दुबई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अवर साहब ने उनके नासिर दुबई कोकनी है, खाली एक सभा लिया सर, खाली एक सभा, तकलीफ में मेरे पास 8:30-9 बजे आकर हुआ सर, पूरा गांव गुस्से में कि बोले मेरी बिल्डिंग में तोड़ा दी, मेरी बिल्डिंग में तोड़ा दी। अरे कितने बगलिए शमीम भाई, मैं, मेरी माता भोपाल से, मैं, मेरे बाप दादा खानदान महाराष्ट्र में, याद रखिए मेरी बात नहीं हो रहा है, मेरी मैं तो कहूंगा, लेकिन हमारे साथी में से किसी की भी बाल को तकलीफ हुई, आपको छुआ नहीं जाएगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जिस तरीके से आप बोलोगे जवाब उस तरीके से देना। ये समाज को, ये मुमरा कोसा में नया धंधा है, जिस थाना में जो चलता था वो मुमरा में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मुमरा के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति करते करते। अरे आप देख रहे ना क्या हालत हुई सूरज वर्मा की फैमिली की, देख रहे ना आपने, ये सामने पूरा घर, पूरा एक तबका शोक में था। आप देख रहे ना राबड़ी में किस तरीके से हालत, उनकी घर वाले लोगों को फ्लैग देके इंसाफ के लिए घूम रहे, हाँ वो देख रहे ना, घूम के उसकी जमीन की बेटी, वो जमीन की बेटी उसको बोले ये आप गलत काम करती है, इलीगल उसके धंधे। अरे वाह, मतलब वो कोई जा रहा है, कोई इंसाफ मांग रहा है तो वो गलत काम करती है। ये तो जितेंद्र अवार्ड साहब की आदत नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये पहले के जितेंद्र अवार्ड साहब अगर होते तो क्या होता था? आप भूलिए मत, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी वही लीडर है जिसने आपको महानगर पालिका के अंदर आज जो आप सबको लेके घूम रहे हैं, मैं महापालिका का सक्षम लीडर हूं, मैं महापालिका से ये करा सकता हूं, मैं ये सारे काम करा सकता हूं, इसकी बुनियाद है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने। मैं मानता हूँ
आप अपनी कुछ मेहनत कियोगे, कुछ अपने वहां पे वक्त दियोगे, बुनियाद किस के लाया। जैसे कि शरद पवार साहब के बारे में बोला जाता है, आवाज सब क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ तक 200 फुट की गोली से इस मुकाम तक शरद पवार साहब ने पहुंचाया, इसका मैं भी गवाह हूं। 2006 से मैं आवाज साहब के साथ हूं। आवाज साहब ने हमेशा आपको अपने छोटे भाई की तरह छतरी के नीचे रखा और आपको हर मामले में बचाया, चाहे वो आपकी शादी का मसला हो, दावतेरे सब का आपका मामला चल रहा था, ये वाहिद शख्स था जो आपके लिए लड़के खड़ा रहा। तो ये मुझे मालूम है आप बीजेपी की पट्टी बन गई है तो आपको आप किसी का एहसान, किसी का दुख नहीं समझ में आएगा। आपको आपकी पट्टी मुबारक, शहरवासी आपको जानते हैं, लेकिन मुमरा कौसा में हमारे एक भी कार्यकर्ता, एक भी दोस्त, एक भी साथी लीडर, बहुत बड़ी बात है, अगर तकलीफ में हुआ तो फिर जितने कारोबार आपके सब है वो सारे सड़क पे हम यही काम करेंगे, आपके कारोबार का निकालेंगे। रोजी के देने वाला अल्लाह है, उसके मामले में बात ही नहीं हो सकती। तुम क्या किसी की रोजी छोड़ो? आपको साफ इतना ही बता रहे, हमारे एक भी लोगों को आप में हिम्मत रहा, आप में हिम्मत रहा, आप एक नए लोगों को लाओ, नए लोगों को काम करो। क्या डराते हो लोगों को? हिम्मत नहीं है, नहीं हिम्मत आप में नए काम करके नए लोगों को लाके उनको खड़ा करने का। हाँ, हिम्मत क्यों होगी? हाल ही में आपके नेता अमित शाह जी ने सेम बोला बॉम्बे में आके, ये शरद पवार के जितने कार्यकर्ता एक्टिव है उनको दबा के पार्टी में लो। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि आप में दम ही नहीं है, आप नए कार्यकर्ता बन सको। जो शरद पवार जितेंद्र के कार्यकर्ता है हर उन्हीं को लाओगे ना। फिर उसके बाद पाकिटमार बोले तो गुस्सा बात है आवाज सबके ऊपर, आपके ऊपर पाकिटमार बोले तो फिर आवाज सबके ऊपर आपके नेता गुस्से में आता है। सबको मालूम है आपके बारे में क्या है, तो इसलिए एकदम क्लियर मामला है। हमारे कोई भी साथी को तकलीफ हुई आपको उसी तरीके से जवाब मिलेगा। एक बात मैं कहना भूल गया था, मैं नजीर मुल्ला को ये भी कहना चाहता हूं कि आपने कभी कहा था कि सीएम साहब अभी भी सीएम है, बहुत अच्छी बात आपने कही थी। तो अगर वो सीएम है अभी भी तो अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम अभी भी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, आप 125 करोड़ रुपए का जो स्लाइडर हाउस बनना जितेंद्र साहब बनाना चाहते हैं उसकी फंडिंग दिलवा दो, कल लेटर इशू करा दो। शमीम खान पूरी जमीन 7 एकड़ थाने महानगर पालिका के नाम पे कल के डेट में ट्रांसफर करके दे देगा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बात ठीक है साहब? सामने बोला रोड है, मैंने इसका ऐलान कर दिया। अगर है तुम में दम तो कल तुम इस बात का ऐलान कर दो, मैं तुम्हारे ऐलान का इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ नजीमुल्लाह के बारे में। आप जब मुमरा टोल क्रॉस करोगे और जब लेफ्ट मार के जमुना पे चढ़ते हो, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रुस्तम की कॉलोनी बनी हुई है। वो आपको सबको मालूम जमीन किसकी है? वो जमीन वक्त गुट की थी। उसने उस जमीन को जो है रुस्तम जी बिल्डर को बेच के उसने 20% वहां से कमाया है। जब एक उंगली में आपको उधर बनाना 4 उंगली मेल पे भी आती है। आप दूसरे को 19% भूलने से पहले आप अपने को सर से बाहर से लेके पैर की नाखून तक देखो कि आप कितने % में डूबे हो। थाना महानगर पालिका के अंदर गोल्डन गैंग का नाम है, हम जानते हैं, मैं भी उस पर नजर से था। गोल्डन गैंग का नाम है जिसके सबसे बड़ा मेंबर यही है, जो लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को डराना, उनसे पैसा लूटना, ये सब करना, ये सब उसी का काम है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उसके घर के ऑफिस के जाओगे ना, राइट साइड में एक टीएमसी टावर बना हुआ है। तो मैं माहिती डाल के उसका पेपर निकाला हूँ, कम से कम पेपर निकाल के 6 महीना हो गया, मैंने उसकी कंप्लेन में डाला हूँ। उस बिल्डिंग को डीपी रोड भी नहीं है, उस बिल्डिंग को गार्डन भी नहीं है, और सैंक्शन 4 माला हुआ है और उसको 20 माला बनाने का, मतलब 16 माला इलीगल, जो थाना महानगर पालिका उसको ऊपर परमिशन नहीं दे रही। आज 2 या 3 साल से वो काम 4 माले के ऊपर बढ़ा नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जैसे शमीम भाई, थानों में मेरे भाई है, जैसे शमीम भाई ने अपना एक इजहार किया, साहब मेरे को भी
जब मैं माहिती डाला था तब मुझे भी धमकी आई थी कि तू थाना अकेले जाएगा ना तो तेरे को लोग मारेंगे, जबकि अल्लाह का एहसान है, उसको दुआ सरकार होगी, मैं अकेले थाना जाता हूँ, आज तक मुझे थाना वाला कोई नहीं छुआ। डराने का काम अभी बिंदास चल रहा है। कल 50 गाड़ी रात के 4 बजे नूरबाग हॉल के पूरे लाइन से खड़ी थी, वहां पैसे बांटनी चालू थी और सब बाहर के लड़के थे, कोई उमरा लड़का नहीं था। ये सिर्फ डराने के लिए, एक माहौल खराब करने के लिए। उमरा कोसा में कभी माहौल खराब नहीं हुआ है इतने साल से, ये पहला इलेक्शन है। मेरे को लगता है ये माहौल उमरा कोसा का खराब करेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नजीमुल्लाह जी को कहना चाहता हूँ, आप 1.5 साल सत्ता में थे तो आपके पास तो डिप्टी सीएम था, आप उसको बहुत बोलते थे, तो आपने फिर उमरा कोसा के लिए फंड क्यों नहीं लाया? आपको स्लेटर हाउस का फंड तो पहले लाना चाहिए था। और आपके चैनल के ऊपर ही एक न्यूज है, आपको कोई याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ कि हम मुसलमान को 5% रिजर्वेशन दिलाएंगे। मेरे ख्याल से उस बोलने के बाद 2 बार विधानसभा खत्म हुई। अब क्या कैसा था, तो इनने 5% मुसलमान को क्यों दिलाया? जितना मैं करीब, जितना आवाज सब जानते हैं, उसके बाद जितना मैं इसको करीब से जानता हूँ ना, शायद ही कोई जानता है ना, इतना बड़ा छोटा है और इतना बड़ा मक्कार है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मुमरा कोसा को लोगों को गुमराह करेगा, बस काम उससे कुछ नहीं होगा। जिसने 20 साल राबड़ी में काम नहीं किया है, नगर सेवक हो गए, विधिवत नेता हो गए, गढ़ नेता हो गए, उसने 20 साल के राबड़ी के रोड को चौड़ा नहीं किया है, वो मुमरा कोसा क्या डेवलपमेंट करेगा? अब लोगों को डराना और दबाना छोड़ो, आओ वोट मांगो। आप बोलते हैं तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वक्त बोल की जमीन भेजी, जब तुमको अल्लाह का खौफ नहीं हो गया? जो हमारे नबी की ट्रेन से चलती है हमारा वो जमीन का सब सिलसिला, जब आपने वो जमीन भेज दी, जब आपको याद नहीं है कि वो मुसलमान था? कल मेरे ऑफिस के बाद 20 मिनट खड़ो के भाषण दिए, रैली निकली थी शमीम भाई, सिर्फ एक ही गाड़ी थी और 10 लोग थे, और एक मुशायरे को बुलाए थे, मुशायरे का आलियों में 5-10 का लिफाफा दिएंगे। वो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ये समझ लेना, 30 रोजे वो रखता है, वो ऐसा कह रहा था मैंने, 30 रोजे वो रखता है, तरावी वो पढ़ता है। मैं सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत लोग मुसलमान हैं, हमारे पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, वो हमको मालूम हमने क्या नेकी की। मगर वो जो सुना रहा था, गलत सुना रहा था, कभी नजीमुल्लाह से पूछो 30 रोजा रखता है क्या? मैं करीब में था, किसी की इस्लाम की हिदायत में करना अच्छी बात नहीं है, मगर वो जो कल भाषण दे रहे थे ना रैली में खड़े पे, उनको सोचना चाहिए, ये सब बात नहीं करना चाहिए। आप वोट मांगने आए, आप वोट मांगो, आपका हक है वोट मांगने का, उसमें हमको एतराज नहीं ना, हमको बीच में आने का है, मगर ये सब बातें मत करो। मैं 9 साल से जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। आप कभी भी राबड़ी जाना होगा, जो उनके घर की ऑफिस है, राइट साइड में देखना टावर बन रहा है, अब 2-3 साल से काम रुका हुआ है, जो 4 माले से ऊपर गया नहीं, उनको 20 माला करने का है, तो थाना शहर विकास उनको परमिशन नहीं दे रही है। मेरा पेपर है, मैं बिगर इससे आपको नहीं बता रहा, मैंने उसकी कंप्लेन भी डाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली आपको मुंह से वर्कर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑफिस अभी पर्सनल बनी है, मैं आपको वहां बुलाऊंगा तो इंशाल्लाह वो पेपर भी दिखाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले